अब बात कर लेते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनावों की। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में नजर नहीं आएंगे 9 दल के स्टार प्रचारक। बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए केवल 4 दलों ने ही सूची जमा कराई है। स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी, आप, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने जमा कराई है। राज्य चुनाव आयोग को बीजेपी, कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची को जमा कराया है। वही राष्ट्रीय लोकदल ने 3 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची इलेक्शन कमीशन को दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में तमाम बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन जुड़ चुकी है। कंचन, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9 जो दल है वो नदारत नजर आ रहे, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी, जिस तरीके से दिल्ली में निगम के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जहां सक्रिय हो चुके हैं वही अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से सड़कों पर उतरे और दिल्ली की जनता के वोट को मांगने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और लोक दल पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो चुनाव आयोग में उन्होंने वहाँ पे सबमिट की है, क्योंकि चुनाव आयोग की परमिशन के बाद ही कोई स्टार प्रचारक दिल्ली की सड़कों पर या किसी भी राज्य की सड़कों पर जा सकता है चुनाव प्रचार के लिए करने के लिए। लेकिन बाकी जो निर्दलीय लोग हैं, बाकी जो और दल के लोग हैं, उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसे चुनाव आयोग में सबमिट नहीं की है। यानी वो अपना चुनाव प्रचार सिर्फ अपने प्रत्याशियों के आधार पर ही कर सकती हैं। वो अपने कैंपेन को करने के लिए किसी चर्चित चेहरे को लेकर के नहीं आ सकते हैं। और साथ ही कई तरीके के नियम और शर्तें भी होती हैं स्टार प्रचार करने के लिए चुनाव के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन की परमिशन लेनी होती है। सिक्योरिटी के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर सारे वहाँ पे इंतजाम किए जाते हैं। उसके बाद किसी रोड शो, रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा को संबोधित किया जाता है। वैसे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट पूरी तरीके से दे दी। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपनी 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी है, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मंत्री हैं, साथ ही सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं, राज्यसभा सांसद और कई विधायकों के नाम भी इसमें शामिल है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसदों के नाम उसमें शामिल किए हैं। कांग्रेस की बात की जाएगा तो उन्होंने भी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और सीनियर लीडर्स के नामों को उन्होंने शामिल किया है। लेकिन जो राष्ट्रीय लोक दल की पार्टी है उन्होंने भी अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट को वहां पे सबमिट किया, और जिनकी सबमिट नहीं है वो पूरी तरीके से नदारत है। और नदारत होने के साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि उनके स्टार प्रचारक के बिना क्या वो 250 सीटों में से कितनी सीटों पर अपनी सत्ता लेकर के आते हैं, किस तरीके से निगम के चुनाव में आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल कंचन, देखा जाए तो मुख्य तौर पर जो टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर देखी जा रही है, और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आ रहे। दावे ये भी कर रहे हैं कि जीत उसने की होगी। जी, जाहिर सी बात है कि इस बार का निगम का चुनाव आप वर्सेस बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। जितनी ज्यादा तेजी से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी, उसी तरीके से टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी हो रही है। अभी बीते कुछ दिनों की बात है जब बीजेपी ने अपने कई चर्चित चेहरों को दिल्ली की सड़कों पर, मैदानों में उतारा था, चाहे उत्तम नगर की बात करें, चाहे संसद विहार की बात करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली में आके अपनी कमान को संभाला था निगम के चुनाव को लेकर। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से अपने चर्चित चेहरे को, अपने मंत्रियों को मैदान में उतारी निगम के चुनाव को लेकर, वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तसल्ली के साथ कूड़े के मुद्दे को लेकर, दिल्ली की जनता के भरोसे को लेकर और 8 साल दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर दिल्ली में निगम की सरकार को बनाने की जद्दोजहद कर पूरी तरीके से जीत का दम भी भरे। और इसी को देखते हुए दिल्ली में आज से शुरू हुई है नुक्कड़ सभाएं, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। आज यानी 23 नवंबर से शुरू होकर के 2 दिसंबर तक ये नुक्कड़ सभाएं चलेंगी, जिसमें 1000 नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गोविंदपुरी में शाम 4 बजे करने वाले हैं। और साथ ही अलग अलग जगहों पर इनके विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा नुक्कड़ सभा की शुरुआत की जाएगी। सीधे जनता से संवाद किया जाएगा, समस्याओं को जाना जाएगा और समाधान के माध्यम से आप विकल्प बन के निकल सकती है, इस बातों को भी कहा जाएगा। जी बिल्कुल कंचन, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने चुनावी रण को लेकर के तैयारी कर ली है, लेकिन देखना होगा कि आखिर दिल्ली का एमसीडी का जो चुनाव वो कौन जीता। आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से ज्यादा जानकारी के लिए आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल दिल्ली से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर ले। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हुई है। पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर को दिल्ली बुलाया है। बता दें कि पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया है। आफ्ताब ने उस दौरान भी श्रद्धा को बुरी तरह से मारा पीटा था। श्रद्धा को उस दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वही साथ ही करण ने पुलिस से शिकायत में भी श्रद्धा की मदद की थी। तो आफ्ताब ने उस दौरान कई सारे ऐसे राज हैं जो धीरे धीरे दर परत
जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, दिन प्रतिदिन जो राज है श्रद्धा मर्डर से जुड़े हुए वो सामने आते जा रहे हैं और पुलिस की जांच भी इस दौरान तेज होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण को दिल्ली बुलाया है, तो वही साथ ही पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जैसे जैसे समय बीत रहा है, पुलिस की जांच एक तरफ तेज हो रही है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी करण को दिल्ली बुलाया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से इसमें आफ्ताब ने जो हत्या को अंजाम दिया था श्रद्धा की, उसके बाद जो जांच पुलिस की चल रही है उसमें कई तरह के पहलू हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेके कोर्ट ने भी जो है आदेश दिए, क्योंकि कोर्ट में भी जो है ये अपना जुर्म वीडियोग्राफी के द्वारा हालांकि कबूल कर चुका है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन जिस तरह से वीडियोग्राफी में इसने कबूल करा है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि कोर्ट में जब खुद जज के सामने जब 164 के जो बयान होंगे उसमें जब ये इस तरह की अपना जुर्म कबूल करेगा तो उसको मान्य माना जाएगा। वीडियोग्राफी में जो है उसको मान्य नहीं माना जाता इस बयान को, इसलिए लगातार पुलिस जो है इसमें पूछताछ कर रही है और कई लोगों को पूछताछ के लिए जो है दिल्ली बुलाया गया है। कल देर रात की बात करें तो देर रात को आफ्ताब को लेकर रोहिणी के जो SFL की टीम है वहां पर जो है इसको पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी और गुप्त तरीके से जो है इसको पुलिस लेकर वहां पर पहुंची थी और इसका क्योंकि जो नार्को टेस्ट जो है दिल्ली के रोहिणी अंबेडकर हॉस्पिटल में होना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो है अब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात जो है वो पुलिस कह रही है और इसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है रोहिणी में कराया जा रहा है। बिल्कुल देखना होगा कि पर दर परत जिस तरीके से कई ऐसे राज हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, जो श्रद्धा के कातिल आफ्ताब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वही साथ ही देखना होगा कि दिल्ली पुलिस और कितने सख्ती से पूछताछ करते हो, कब तक जो श्रद्धा है जिसका मर्डर हो चुका है उसको न्याय मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर ले। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां राजनगर पार्ट 2 में एक घर में 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बता दें कि जहां पर जानकारी के मुताबिक एक लड़के ने अपने मां बाप, बहन और दादी को चाकू से मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस को मंगलवार की रात करीब 10 बजे घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्या का आरोप बेटे पर लगा है। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन जुड़ी हुई है। कंचन, एक बड़ी और जघन्य वारदात, रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक बार फिर से सामने, जहां एक बेटे ने अपने ही घर वालों, अपने घर के 4 सदस्यों को मार दिया। क्या कुछ पूरी अपडेट और पूरा मामला क्या था? जी जिस तरीके की घटना बीती रात सामने आई है और जिसने सभी को मतलब पूरी तरीके से दहला दिया है, जिस तरीके से एक 25 साल के युवक केशव ने बीती रात अपने घर में 75 वर्षीय अपनी दादी, जिसका नाम दीवानो देवी है, पिता दिनेश और मां दर्शना और बहन उर्वशी को धारदार हथियार के साथ मौत के घाट उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं इस घटना ने पूरे दिल्ली को झकझोर के रख दिया और ये घटना दिल्ली के पालम इलाके में हुई है। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या रही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से हथियार से इसके वार किया गया परिवार के ऊपर, जिस तरीके से हथियारों से वार करके उनको घायल करने के साथ साथ और खून के साथ जिस तरीके से उनकी मौत की गई है, तो इससे कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली दहला चुकी है। और ऐसे में प्रशासन ने, पुलिस ने उस आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, केशव को, लेकिन आगे की उससे पूछताछ की जा रही है। उसके पास से धारदार जो हथियार है उसे भी बरामद कर लिया गया है और साथ ही अब ये जानकारी पुलिस अर्जित कर रही है उसके पास से कि आखिर उसने इतनी बड़ी संगीन घटना को अंजाम क्यों दिया। अपनी ही माता पिता, अपनी ही बहन और अपनी ही दादी का इस तरीके से हत्या करना, इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? अनुमान लगाया जा रहा है कि संपत्ति से संबंधित चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें हो सकती हैं और शायद प्रॉपर्टी की वजह से उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और पैसों को लेकर के, संपत्ति को लेकर के कुछ बातें हुई होंगी और जिसके चलते अगर परिवार वाले नहीं माने तो बीती रात उसने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया और उसके साथ किसी न किसी के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही, क्योंकि एक अकेला युवक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। एक साथ 4 लोगों को मौत
मौत की घाट वो नहीं उतार सकता, तो कहीं ना कहीं और भी लोगों का इसमें शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से धारदार हथियार को भी अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच करने में लगी हुई है। लेकिन बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा कि आखिर बेटे ने ही अपने माता पिता, बहन और अपनी दादी का कत्ल क्यों किया बिल्कुल है। गंजन, सवाल ये भी है कि जैसा आपने कहा कि 25 साल की उम्र है इस युवक की, ऐसे में आज के जो युवा है वो किस ओर जा रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर यहाँ रुक कर ले। दिल्ली के नरेला से एक सनसनीखेज वारदात सामने है, जहां ओयो होटल के अंदर रूम में युवक ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले कि ओयो होटल नरेला के रिहायशी एरिया में है, जो कि पूरी तरीके से लीगल है। ऐसे में ये यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई इस पूरे मामले में नहीं हुई है। मर्डर किया फिर खुद मारेगा। जहाँ युवक ने पहले खुद को